बचपन में ही मोहन के पिताजी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास जायदाद के नाम पर 2 बीघा जमीन थी और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी माँ के इलाज का पैसा नहीं जमा कर पा रहा और जायदाद के नाम पर मेरे पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से थोड़ी मदद ले लेता हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। अरे सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी कर देता, पर मुझे तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम मुझे माफ करना। अच्छा। फिर मोहन गांव के और भी बड़े बड़े लोगों से जाकर पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या करूं? गांव में तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे खेत में काम करके ही माँ का इलाज करना होगा। फिर मोहन हर रोज खेत पर काम करता और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता, पर फिर भी इन सब में घर की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पर मैं माँ को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के साथ ही दूसरों के खेत में भी काम करना शुरू कर देता हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को भरपेट खाना तो खिला सकूंगा, पर अभी तो चलकर थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मोहन खेत के पास के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे बड़ी अजीब बात है, मेरा सर जितनी जगह में था सिर्फ उसी जगह की मिट्टी चमक रही है। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ है? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने जमाने के लोग जमीन में खजाना छुपा कर रखते थे। ऐसा कहकर वो वहां खोदने लगता है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है। इतने छोटे से बक्से में क्या होगा? फिर वो उस बक्से को खोलता है। उसमें उसे तेज रोशनी के साथ एक कागज दिखाई देता है। हो सकता है इस कागज में खजाने का कोई नक्शा हो। अरे वाह मोहन, तू तो करोड़पति बन गया। अरे ये कौन सी भाषा लिखी है? अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इसमें लिखा क्या है? वो उस बक्से को अपने कुर्ते के जेब में रखकर खेत का काम करने लगता है और उस कागज के बारे में ही सोचता रहता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। पर माँ, इसमें जो लिखा है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। एक काम कर, तू इस कागज को लेकर बड़े से वैद्य के पास चला जा। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, वो बहुत ही भरोसेमंद भी है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर वो उस कागज को लेकर बड़े वैद्य जी के पास चला जाता है। आओ मोहन, बैठो। साधना की तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी ही है जैसी पहले थी। वैसे वैद्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैद्य जी, मेरे खेत के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है उसके नीचे से ये मिला। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये पढ़कर बता दें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ वो कागज मुझे दो। अरे इसमें तो किसी जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। क्या जादुई खिचड़ी? फिर कागज में देखकर मोहन को उस जादुई खिचड़ी की विधि और सामग्री बताते हैं। पर वैद्य जी, इस जादुई खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है?
बेटा, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, पर मैं तुम्हें अपनी सूझबूझ से पता करके जरूर बताऊंगा। वैद्य जी का एक चेला बाहर खड़े होकर वैद्य जी और मोहन की बातें सुनने की कोशिश करता है। बात तो किसी खिचड़ी की कर रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मोहन वैद्य जी के कमरे से बाहर निकल रहा था, तब बिट्टू मोहन की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और मोहन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बिट्टू ने हमारी बातें सुन ली। खैर, जो भी है, मुझे खिचड़ी के लिए वैद्य जी के बताए हुए सामान का इंतजाम करना होगा। फिर वो बैठकर सामान की लिस्ट बनाना तैयार करता है और पैसों का हिसाब लगाता है। वो सब तो ठीक है, पर खिचड़ी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अब तो मैं इस खिचड़ी को बनाकर ही दम लूंगा। आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी खास बात है इस जादुई खिचड़ी में। माँ, मुझे वैद्य जी ने उस कागज के रहस्य के बारे में बता दिया। अच्छा, तो क्या पता चला? माँ, उस कागज में किसी जादुई खिचड़ी की विधि है। क्या जादुई खिचड़ी? हाँ, वैद्य जी ने मुझे उसकी विधि बताई है। पर इसमें ऐसी क्या खास बात है? अब वो तो अब भी पता नहीं चला माँ। उस खिचड़ी को लेकिन मैं बनाकर ही दम लूंगा। अरे बेटा, क्या हुआ? तू अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? पर माँ, खिचड़ी को बनाने में तो पैसे लगेंगे और मेरी जो भी कमाई है वो तो सब घर के खर्चे में और तुम्हारे इलाज में ही खत्म हो जाते हैं। एक काम कर, मेरी अटैची खोल, उसमें 2 सोने के मोती हैं। उन्हें बेचकर तुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो खिचड़ी तैयार हो जाए। पर माँ, तेरे मोती कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, मैं इन 2 मोतियों का क्या ही कर लूंगी। और वैसे भी अगर मेरा बस चले तो मैं तेरे आगे पूरे जहां की खुशियां लाकर रख दूं। पर मैं तो सिर्फ तुझे 2 मोती ही दे रही हूँ। और वैसे भी पता लगाना है ना कि उस जादुई खिचड़ी में ऐसी कौन सी खास बात है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर मोहन साधना की अटैची में से वो दोनों सोने के मोती निकाल लेता है और मुंशी के पास पहुंचकर उन्हें बेच आता है। मोहन उन पैसों से खिचड़ी में लगने वाली सारी सामग्री और औषधियां खरीद लेता है। मैंने सारी सामग्री तो खरीद ली, पर जो वैद्य जी ने एक खास जड़ी बूटी बताई थी वो तो मुझे कहीं मिली नहीं। अब एक काम करता हूँ, ये सारा सामान लेकर वैद्य जी के पास ही जाता हूँ और उसके बाद फिर उन्हीं से पूछ लूंगा। मोहन को आता देख वैद्य जी अपने सभी चेलों को वहां से बाहर जाने को कहते हैं। मोहन वैद्य जी के पास आकर दरवाजा लगा लेता है। वैद्य जी, ये देखिए, मैं सारी सामग्रियां ले आया। अब आप मुझे बता दीजिए इन्हें कैसे और कितनी मात्रा में खिचड़ी में मिलाना है। और हाँ, मुझे एक जड़ी बूटी नहीं मिली, उसके बिना खिचड़ी नहीं बन सकती। वो कागज तुम्हारे पास होगा ना, वो मुझे दो। फिर मोहन वैद्य जी को कागज दे देता है। नहीं, वो जड़ी बूटी बहुत ही खास है। इसमें लिखा है कि उस जड़ी बूटी के बिना उस खिचड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। सारी जड़ी बूटियां जरूरी हैं। पर वो जड़ी बूटी मुझे मिलेगी कहां? तुम यहां से उत्तर की तरफ करीब 1 कोस दूर जाओगे तो तुम्हें एक पहाड़ पर वो औषधि मिलेगी। पर ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले ही वो औषधि ले आना, क्योंकि रात के अंधेरे में वो औषधि गायब हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी उस औषधि को ढूंढने के लिए निकलता हूं। मोहन उत्तर में जाकर उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। लगता है यही वो पहाड़ है जो वैद्य जी ने बताया था। फिर वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। उसे दूर से ही वो औषधि दिख जाती है। उस औषधि को लेने के लिए एक लकड़ी के ब्रिज पर से गुजरना था। इस पुल को तो देखकर लग रहा है कि ये बहुत पुराना है, पर कितना मजबूत है, अभी तक भी टिका हुआ है।
फिर वो उस ब्रिज पर चलने लगता है। एक दो कदम चलने के बाद पुल टूट जाता है और मोहन नीचे नदी में गिर जाता है। जैसे तैसे तैरकर मोहन नदी के किनारे पहुंच जाता है और फिर से उसी जगह पर पहुंचता है। ये पुल तो टूट गया, अब मैं औषधि कैसे लूंगा? और थोड़ी देर में सूरज भी डूबने वाला है। क्या करूं, क्या करूं? फिर वो अपने आसपास देखता है। उसे पेड़ की एक मोटी बांस की लंबी टहनी दिखाई देती है। वो जाकर बांस की लंबी टहनी खींच कर ले आता है और दोनों पहाड़ के बीच में रख देता है और उस पर चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अरे अरे वाह, ये तो वही खास जड़ी बूटी है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। और बहुत सारी जड़ी बूटियां तोड़ लेता है। अब बस जल्दी ही मुझे उस खिचड़ी का राज पता चल जाएगा। फिर मोहन घर जाकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करता है। इसका मिश्रण तो तैयार हो गया और वैद्य जी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही लग रहा है। तभी उसके घर की खिड़की से बिट्टू झांक कर उसे देखने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक काम करूंगा, मौका देखकर इसके घर की तलाशी लेता हूं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ, खिचड़ी तो बन गई। अब बस इसे जल्दी से चख कर देखता हूँ कि इसमें क्या खास बात है। एक प्लेट में खिचड़ी लेकर थोड़ी सी चखने लगता है। वो बस एक कौर मुंह में रखता ही है, तभी अचानक साधना के चिल्लाने की और बर्तन गिरने की आवाज आती है। मोहन दौड़कर अंदर जाता है तो साधना खून की उल्टियां कर रही होती है। माँ क्या हुआ तुझे? मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। मोहन दौड़ता हुआ वैद्य के यहाँ आता है। रास्ते में बिट्टू के कुछ गुंडे मोहन को घेर लेते हैं। अरे, इससे वो राज की बात उगलवाओ, ना बताए तो मार मार कर हड्डियां ढीली कर दो। और खुद उसके घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, उसके बाद तुम मेरी जान ले लेना। अरे मारो इसे। सभी एक साथ उसे मारने के लिए आते हैं, पर मोहन सभी गुंडों को एक साथ हवा में उछाल देता है। अरे, इस सूखी हड्डी में इतनी ताकत! एक गुंडा पीछे से उसके हाथ पर वार करता है। मोहन फिर से सभी गुंडों को मारने लगता है। सभी गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू मोहन के घर पहुंचता है। बिट्टू की नजर भी साधना पर पड़ती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है। आखिर उस बक्से में ऐसी कौन सी खास बात है जो वैद्य जी हमारे सामने नहीं कर रहे थे? तभी उसकी नजर खिचड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, खिचड़ी! वो थोड़ी सी खिचड़ी चखकर उसे थूक देता है। थू थू। थू, ये क्या बनाया है? इसे तो खाना भी बनाना नहीं आता। और फिर से संदूक ढूंढने लगता है और बिट्टू की नजर मोहन के कुर्ते पर पड़ती है। बिट्टू उस कुर्ते को टटोलता है तो वो संदूक उसी में होता है। हाँ, यही तो थी। इसी में कोई खास बात होगी। और बिट्टू वहां से चला जाता है। मोहन वैद्य जी के यहाँ जाकर देखता है तो वैद्य जी की हालत बहुत खराब होती है। वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वैद्य जी, वो मैं आपको लेने आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ आकर देखा तो आप भी। मेरी बात सुनो बेटा, मेरा समय आ गया है। पर माँ उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो खून की उल्टियां कर रही हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा आखिरी समय आ गया है, पर वो जो जादुई खिचड़ी है
उससे तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो खिचड़ी किसी का भी रोग ठीक कर सकती है। बस उस खिचड़ी को अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना, नहीं तो वो खिचड़ी बुरा असर भी कर सकती है। ठीक है, मैं वो खिचड़ी आपको भी खिला दूंगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब मुझे किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे राम लेने आएंगे। ऐसा कहकर वैद्य जी वहीं दम तोड़ देते हैं। मोहन दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी माँ को जल्दी से वो खिचड़ी खिला देता है। माँ ये खिचड़ी खा लो, बस थोड़ी सी खा लो। साधना खिचड़ी खा लेती है। खिचड़ी खाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ की उल्टियां बंद हो जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया, मैं इतने सालों से उठ नहीं पाती थी। और फिर खाट से उतर जाती है और चलने लगती है। देख देख, मैं चल भी सकती हूँ। और दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। माँ ये इस जादुई खिचड़ी का कमाल है। मोहन की नजर उसके हाथ की चोट पर लगती है और फिर मोहन साधना को सारी बातें बताता है। पर बेटा, हमें किसी और पर भी इस खिचड़ी को जांच लेना चाहिए। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम जमुना काकी को भी ये खिचड़ी खिलाएंगे। उन्हें भी तो कितने दिनों से लकवा है ना। तू ठीक कह रहा है। फिर साधना और मोहन जमुना काकी को भी खिचड़ी खिलाते हैं और जमुना काकी भी कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। बेटा, ये तूने कौन सी औषधि खिला दी? सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर तूने तो चमत्कार ही कर दिया। अरे काकी, अभी चमत्कार तो आपने देखा ही नहीं है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। माँ, वैसे मैं क्या सोच रहा था कि जैसे इस खिचड़ी ने आपको ठीक कर दिया और जमुना काकी को ठीक कर दिया, तो क्यों ना मैं इस खिचड़ी से और भी लोगों को ठीक कर दूं। मैं खिचड़ी बनाऊंगा और एक ठेला लगाऊंगा, जिससे सभी लोगों को इलाज भी मिलेगा और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। हाँ बेटा, बात तो सही है। हाँ, और मैं उस खास जड़ी बूटी को अपने खेत में लगा दूंगा, जिससे मुझे बार बार तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, तो ये किसी जादुई खिचड़ी के बारे में है। इनकी यही खिचड़ी चल रही थी अब से। मोहन सारी सामग्री इकट्ठी करके फिर से खिचड़ी बनाता है और ठेला लगा लेता है। ठेले पर लिखता है जादुई खिचड़ी वाला, और देखते ही देखते आग की तरह बात पूरे गांव में फैल जाती है। मोहन हर किसी को कम से कम पैसों में खिचड़ी देने लगता है। मोहन की खिचड़ी के बारे में सुनकर एक औरत, जिसे सालों से कमर का दर्द था, वो मोहन के ठेले पर अपने बेटे के साथ आती है। भाई, मैं तुम्हारी खिचड़ी के बारे में सुनकर बहुत दूर से आई हूँ। क्या सच में तुम्हारी खिचड़ी सभी रोगों का इलाज करती है? अरे माँ जी, ये लीजिए, आप पहले मेरी खिचड़ी खाकर तो देखिए। फिर वो औरत खिचड़ी खा लेती है। अरे बेटा, मुझे खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा दर्द वो भी अचानक छूमंतर हो गया। और फिर वो औरत व्हील चेयर से उठ खड़ी होती है और मोहन के पास आकर उसके पैर छूकर रोने लगती है। बेटा, मैं कितने ही सालों से कमर दर्द की वजह से दुख पा रही थी, पर आज सिर्फ तेरी वजह से मैं ठीक हो गई। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सब मेरा नहीं, ये खिचड़ी का कमाल है। बिट्टू भी ये सब होते हुए देख रहा था। अच्छा, तो ये खास बात है उस जादुई खिचड़ी में। अब तो मुझे भी ये खिचड़ी बनानी पड़ेगी। मैं इससे भी अच्छी खिचड़ी बनाऊंगा। बिट्टू कागज में पढ़कर खिचड़ी की विधि देखता है। अच्छा, तो ऐसे बनाते हैं जादुई खिचड़ी। वो जाकर सारा सामान ले आता है और उस कागज से मिलाने लगता है। खिचड़ी के लिए सारा सामान तो आ गया, पर ये कौन सी जड़ी बूटी है? अजी छोड़ो, एक जड़ी बूटी ना होने की वजह से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये खिचड़ी बनाकर मैं सबसे बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। बिट्टू भी खिचड़ी बना लेता है और मोहन के ठेले के सामने जाकर,
अरे सुनो सुनो, अरे गांव वालों देखो, मैं भी जादुई खिचड़ी बना सकता हूँ भैया। बिट्टू भीड़ में खड़े एक आदमी को उसकी खिचड़ी खिलाता है। ये लो खाओ और खाकर देखो कि किसकी खिचड़ी ज्यादा अच्छी है। फिर वो आदमी उस खिचड़ी को खाता है। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ आराम मिलाया नहीं? अरे अरे, तुमने इस खिचड़ी में क्या मिला दिया है भाई? अरे तुम्हारी इस खिचड़ी से तो मुझे जुलाब लग गया। ना जाने क्या उलझुल खिचड़ी में डाल दिया और आया जादुई खिचड़ी बनाने वाला। अरे मारो इसे, मारो। खिचड़ी बेच बेच कर मोहन सभी बीमारियां ठीक करता है और गरीबों को मुफ्त में ही खिचड़ी देता है। इस तरह मोहन की हालत भी सुधर गई और उसने गांव में एक बड़ा मकान और 25 बीघा जमीन और भी खरीद ली।